सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत है। मेरा नाम है डीसी यादव और आज हम पढ़ेंगे 7 जून 2025 का करंट अफेयर्स, जो देश के सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। हमारे करंट अफेयर्स के जो सोर्सेज हैं वो द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस जैसे महत्वपूर्ण अखबार हैं। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारे अखबारों की सुर्खियाँ बने हुए थे हमारे एग्जाम की दृष्टि से। उसमें परिसीमन आयोग, अरुणाचल प्रदेश, ऑकस, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, सेबी, ब्रिक्स, ईडी और आर्च ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो चिनाव नदी पे बनाया गया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कल उसका उद्घाटन किया। साथियों, इसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने डीआरडीसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की, ऑकस के बारे में। ऑकस सुर्खियों में इसलिए है साथियों क्योंकि ब्रिटेन ने ऑकस के साथ मिलकर 12 लड़ाकू पनडुब्बियां बनाने का फैसला किया है। ऑकस की स्थापना साथियों 15 सितंबर सन 2021 को हुई थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, यानी ए फॉर अमेरिका, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम और यूएस फ्रॉम यूएसए। इसके नाम से स्पष्ट होता है इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस शामिल हैं। और इसका निर्माण साथियों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था, तो इसलिए ऑकस सुर्खियों में था। आपसे सवाल किस तरह पूछा जा सकता है कि ऑकस की स्थापना कब हुई थी, तो ऑकस की स्थापना साथियों हुई थी 15 सितंबर सन 2021 को। ऑकस में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना। साथियों, अब बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। अगला खबर है सेबी का। सेबी सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि जो भगोड़े हीरा व्यापारी हैं मेहुल चोकसी, उनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करने का मामला आया है, जहां पर जुर्माना लगाया गया है 1.5 करोड़ रुपए का। और जुर्माना न चुकाने के लिए अब सेबी ने एक आदेश दिया है कि मेहुल चोकसी के बैंक खाते, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड और बैंक लॉकर सबको अटैच किया जाएगा और जितनी भी संपत्तियां होती है सब सेबी अपने अंडर में ले लेगी। यह कार्रवाई इस बात का भी संकेत है कि सेबी वित्तीय धोखाधड़ी नियमों के उल्लंघन को सख्ती के साथ अपना रही है। साथियों, आइए बात करते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, तभी एक गैर संवैधानिक निकाय था। बाद में 12 अप्रैल 1992 में सेबी अधिनियम के अंतर्गत इसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया। वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे जी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। साथियों, सेबी की जो प्रमुख शक्तियाँ और कार्य हैं उसमें निवेशकों के हितों की रक्षा करना, यानी शेयर मार्केट में अगर धोखाधड़ी होती है, कोई अनियमित गतिविधियाँ होती है, तो उससे जो ट्रेडर्स हैं जो शेयर मार्केट के, उनको सुरक्षा प्रदान करना। जो प्रतिभूति बाजार है यानी सिक्योरिटी मार्केट से, उसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरी और ब्रोकर आदि सभी की निगरानी करना। इसके अलावा कंपनियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना। और साथियों, नए निवेश संसाधनों को मंजूरी देना। जैसे अगर हम बात करें तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड स्कीम आज जो होती है, जब ये सेबी के द्वारा अप्रूवल हो जाती है तभी शेयर मार्केट में ये अपना स्थान बना पाती हैं। बिना सेबी के अप्रूवल के ये शेयर मार्केट में साथियों नहीं आ सकती हैं। तो शेयर मार्केट का जितना ही पूरा रेगुलेशन का काम होता है वो सेबी के अंडर में होता है। इसके अलावा साथियों ये अन्वेषण की भी पावर रखती है, यानी एक तरीके से इंक्वायरी करती है, जांच की बात करती है। अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है, धोखाधड़ी पाई जाती है, तो जांच पड़ताल करती है और दंडात्मक कार्रवाई करने का भी इसके पास अधिकार और शक्तियाँ हैं। सेबी शेयर मार्केट से संबंधित नियम बनाना, उन्हें लागू करना और उसका उल्लंघन करने पर दंडित करने का भी अधिकार रखती है। सिक्योरिटी जो मार्केट्स हैं, जो शेयर बाजार हैं, उनके बारे में निवेश, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना, ये सेबी के प्रमुख कार्य हैं। साथियों, अब बात करते हैं हम मौद्रिक नीति समिति आरबीआई की। ये चर्चा में इसलिए की है क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है कि रेपो रेट में
50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की कटौती की है। जहां ये पहले 6% हुआ करता था, वहां अब 5.5% पे आ गया है। तो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को कम किया जाना, अभी 4 से लेके 6 जून के मध्य आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक हुई, जहां पर फैसला लिया गया कि हम फिर से क्या करेंगे, रेपो रेट में कटौती करेंगे। साथियों, लगातार तीसरी बार ऐसा है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। तो जानेंगे इसके प्रभाव को, क्या मार्केट पे प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा और बैंकों के ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं फैसला क्यों लिया गया। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई, इसके बाद इस फैसले को लिया गया है। उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए, खपत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए और जीडीपी ग्रोथ के लिए ये फैसला लिया गया है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों, इससे होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, जो जितने भी लोन हैं सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट एक ऐसा होता है जो बैंक अपने पास रखते हैं, यानी अभी हमने जैसे बात की 5.5%, जितना भी किसी बैंक के पास जो अमाउंट होता है उस अमाउंट का इतना परसेंट जो होता है हिस्सा, वो बैंक अपने पास रिजर्व रखता है, ताकि कभी इमरजेंसी काल में अगर प्रयोग करना हो तो ये पैसा जो है 5.5% ये आरबीआई बैंकों से अपने पास रखवाती है। जी हाँ, आरबीआई बैंकों से अपने पास रखवा लेती साथियों। तो जहाँ पहले आरबीआई क्या करती थी कि 6% लेती थी बैंकों से, अब वो 5.5% लेगी, यानी कहीं ना कहीं 0.50% की छूट मिलती है। तो इससे बैंकों के पास धन की उपलब्धता बढ़ेगी और उनके पास उपलब्धता बढ़ेगी तो उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे। जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा लोन देंगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। तो इसके द्वारा साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि अब क्या है कि ईएमआई की जो दर है वो भी कम हो जाएगी, बैंक अपना ब्याज दर भी कम कर सकते हैं और जो कंजप्शन है, जो उपभोग है और डिमांड, ये बढ़ सकती है और एफडी की ब्याज जो है वो भी घट सकती है। तो साथियों, ये एक आरबीआई की मौद्रिक नीति की समिति के फैसले का प्रभाव देश के आर्थिक क्षेत्र पर पड़ेगा। अगर हम बात करें वर्तमान में क्या क्या निर्णय लिया गया है, तो आरबीआई ने रेपो रेट में, जैसे मैंने कहा कि 0.50% की कटौती की। जहां रेपो रेट पहले 6% था, अब घट के 5.5% पे आ गया है। ब्याज दरों में भी 0.50% की कटौती की गई है और जो स्टैंडिंग फैसिलिटी जो एसडीएफ है साथियों, इसको 5.75 से घटाकर 5.25 कर दिया गया है। एमएसएफ जो है वो 6.25 से घटाकर 5.75 कर दिया गया है। तो बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। वर्तमान में जो दर है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ की जो दर है वो 5.75% हो गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ की जो दर है वो 6.25 और कैश रिजर्व रेशियो अभी भी 4% बना हुआ है और एसएलआर है वो 18% है। ये एग्जाम की दृष्टि से साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जाम में, ग्रुप डी वगैरह में सीधे से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या दर है, और इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप बैंक के विनिमय और अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बात अगर करें हम आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की, तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। यहाँ से आईएएस 2017 में सवाल पूछा गया था। 2017 में यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि आरबीआई के एमपीसी है उसमें कितने गवर्निंग सदस्य होते हैं, तो उसमें 6 सदस्य होते हैं साथियों। 3 तो आरबीआई से आते हैं जबकि 3 बाहरी होते हैं। तो इसमें वर्तमान में जो 6 सदस्य हैं जिनमें निर्णय लिया गया है कल, अगर उसकी बात करें हम, तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, वो, और आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता जो हाल ही में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी, वो इसमें शामिल थी। इसके अलावा डॉक्टर राजीव रंजन जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं, तो ये 3 आरबीआई से। इसके अलावा डॉक्टर नगेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह, ये 3 बाह्य थे। तो 3 बाह्य प्लस 3 जो आरबीआई के अधिकारी थे, इन तीनों को मिला के 6 सदस्यीय मौद्रिक समिति बनती है जो फैसला लेती है देश के आर्थिक नीति तथा रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट से संबंधित। साथियों, अगला जो प्रमुख खबर है वो है प्रशीमन आयोग के बारे में। प्रशीमन आयोग चर्चा में इसलिए है, मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान 82 के तहत प्रशीमन आयोग के गठन की मंजूरी संसद के द्वारा दी जाती है। और प्रशीमन आयोग क्या करता है, ये राज्य
में विधानसभा की सीटों तथा संसद में लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या को जनसंख्या के आधार पर वृद्धि करने के लिए एक निकाय है। यानी जो राज्यसभा में सीटें होती हैं, जो लोकसभा में सीटें होती हैं, जो विधानसभा में सीटें होती हैं, ये कब बढ़ेगी और किस आधार पर बढ़ेगी, वैसे जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाता है। इसका जो कार्य करती है वो प्रसीमन आयोग करती है साथियों। अब गृह मंत्रालय हाल ही में कहा है कि 2027 तक हमारी जनगणना पूरी हो जाएगी, जो 2021 में नहीं हो सकी। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, हम सभी जानते हैं। कोविड के कारण इसके डिले होना पड़ा, तो गृह मंत्रालय ने कहा कि 2027 तक पूरी हो जाएगी और नए प्रसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। इसे लेकर क्या है कि दक्षिणी राज्य जो है भारत के, वो चिंतित हो गए हैं। चिंता इस बात की कर रहे हैं कि दक्षिणी राज्यों की जो संख्या है, मैं बात करूं, वो कम है। जैसे अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, आंध्र प्रदेश की बात करूं, केरल की बात करूं, तो यहाँ पर जनसंख्या कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 22 करोड़ के आसपास में वर्तमान में जनसंख्या है। 2011 के आंकड़ों को देखें तो 21 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। तो ऐसे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जो देश हैं दक्षिण भारत के, राज्य हैं दक्षिण भारत के, इनकी संख्या कम है। तो इनकी जनसंख्या कम होने के कारण इनको जो प्रतिनिधित्व मिलता है सीटों का, वो कम मिलता है। तो नया जब प्रसीमन आयोग गठन किया जाएगा तो उनमें इस बात का डर है कि जिस तेज़ी से उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई है और हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, यानी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, मैं इन राज्यों की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जनसंख्या को अच्छे तरीके से नियंत्रित किया है, तो इनको सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि उत्तर भारत में जनसंख्या नियंत्रण से बाहर रही है, काफ़ी भारी मात्रा में, मैं अगर कहूँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सारे राज्यों में काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है, तो इनको सीटों का फायदा हो सकता है। इसलिए दक्षिणी जो राज्य भारत के, वो चिंता में हैं। चिंता का कारण हमने आपको बता दिया कि चिंता का कारण यही है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण अन्य राज्यों की संख्या में ये कम है, तो इनको सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर बात करें हम प्रसीमन आयोग की, तो पहली बार 1952 में इसका गठन किया गया था, पहली जनगणना के बाद। उसके बाद दूसरी बार 1963 में, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में। आखिरी बार यानी अब तक 4 प्रसीमन आयोग की गठन की जा चुकी है संसद के द्वारा। और यह हर बार साथियों जनसंख्या यानी जनगणना के बाद की जाती है। तो पहली जनगणना 1951 में हुई थी, उसके बाद 1952 में प्रथम प्रसीमन आयोग का गठन किया गया। 1961 की जनगणना के बाद 1963 में, 1971 की जनगणना के बाद 73 में और 2001 की जनगणना के बाद 2002 में इसका गठन किया गया था। अब साथियों 2027 में नए प्रसीमन आयोग के गठन की चर्चा चल रही है, इसलिए ये मुद्दा बना हुआ है। प्रसीमन आयोग के सदस्यों नियुक्ति की बात करें तो इनमें 3 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग यानी के सदस्य शामिल होते हैं और इसके अलावा एक राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सवाल कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, प्रसीमन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं आप यहाँ से याद कर लीजिए। कितना प्रसीमन आयोग का गठन किया जा चुका अब तक? 4 किया जा चुका। कब कब? 52 में, 63 में, 73 में, 2002 में। और जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकल 82 के तहत संसद को अधिकार है कि इनका गठन करें। इनके प्रमुख कार्यों की बात करें तो लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करना, जनसंख्या के अनुसार सीटों का वितरण सुनिश्चित करना, निर्वाचन क्षेत्रों में समान जनसंख्या सुनिश्चित करना ताकि प्रतिनिधित्व किसी का कम ना हो। तो ये मुख्य काम है प्रसीमन आयोग का। अब साथियों बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। अगला खबर अरुणाचल प्रदेश से थी। अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में हाल ही में अवैध गतिविधियाँ देखी गई। हम सभी जानते हैं साथियों जो अरुणाचल प्रदेश है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैं मैप लेके आया हूँ। तो ये है अरुणाचल प्रदेश जो ऊपर में सीमा चीन के साथ, इधर म्यांमार के साथ बनाता है। तो ऐसे में 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ घने जंगलों में अवैध गतिविधियाँ देखी गई। यानी सुरक्षा की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अवैध गतिविधियाँ जब देखी गई तो सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वहाँ पर गोलीबारी की घटनाएं हुई, इसलिए अरुणाचल प्रदेश सुर्खियों में था।
बात अगर अरुणाचल प्रदेश की करें तो सबसे पहले इसे हम नेफा के नाम से जानते थे, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे। 1962 तक अरुणाचल प्रदेश असम राज्य का हिस्सा था। बाद में 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 55वें संविधान संशोधन के तहत 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो सवाल बहुत सारे यहाँ से आपके बन सकते हैं। जैसे अगर बात करूँ कि अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, नेफा, इसका पूरा नाम क्या है, ये सवाल पूछा जा सकता है। यूनियन टेरिटरी कब बना था अरुणाचल प्रदेश? 1972 में बना था। पूर्ण राज्य का दर्जा कब और किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो 55वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 20 फरवरी 1987 को दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। साथियों, इसकी सीमाएं जैसा मैंने कहा कि उत्तर में चीन, पश्चिम में भूटान से भी लगती है, दक्षिण में म्यांमार और असम और नागालैंड के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। साथियों, अब बढ़ते हैं अपने अगले खबर की ओर। अगला खबर ईडी से संबंधित है। ईडी में हाल ही में क्या किया है कि ऑनलाइन जो सट्टेबाजी होती है उसमें धोखाधड़ी और अनियमितता पाई है, उसके तहत बहुत सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ईडी की तरफ से। इसलिए ईडी सुर्खियों में था साथियों। तो ईडी की अगर हम बात करें तो ईडी की स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। ये सवाल अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राहुल नवीन जी इसके जो डायरेक्टर हैं और ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। ईडी की अगर बात करें साथियों तो इसके जो प्रमुख शक्तियाँ और कार्य हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करता है और ये शक्ति इसको पीएमएलए 2002 के तहत प्राप्त है। इसके अलावा जो फेमा था, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसके तहत भी इसको शक्ति प्राप्त है और ये विदेशी धन संशोधन के मामले में जांच करता है। ये संपत्ति को जब्त करने का अधिकार करता है, यानी अपराध से अगर अर्जित कोई संपत्ति है तो उसे जब्त करना, उसको कुर्क करने की जो शक्ति है ये ईडी के पास है। अभिव्यक्ति को गिरफ्तार करने की, उससे पूछताछ करने का अधिकार भी ईडी रखती है और अन्य देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर ये काम करती है। तो ये ईडी की प्रमुख कुछ शक्तियाँ हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि ईडी के बारे में, ईडी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है साथियों। लेकिन इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी आपको मिलेंगे। ये जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं आपको मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में और दिल्ली में। तो ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में, लेकिन 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में हैं। साथियों, जो ईडी को शक्ति प्राप्त है, इसके पीछे 3 प्रमुख अधिनियम हैं। जैसे पहला मैंने अधिनियम बताया पीएमएलए 2002 के बारे में बात की, उसके बारे में बात की हमने, फेमा के बारे में बात की, फेमा के तहत प्राप्त है। और आर्थिक भगोड़ा अधिनियम जो 2018 में लाया गया था नीरव मोदी के बाद, ये इन तीनों अधिनियम के तहत ईडी को शक्तियाँ प्राप्त है और इन्हीं अधिनियम के अंतर्गत जो शक्तियाँ प्राप्त है उसी के अनुसार ईडी कार्य करती है। साथियों, अगला प्रमुख जो न्यूज़ है वो ब्रिक्स के बारे में है। ब्रिक्स सुर्खियों में था इसलिए क्योंकि 4 से 5 जून 2025 को 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में संपन्न हुआ, जहां भारत का प्रतिनिधित्व जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया। और इस संसदीय फोरम में भारत के साथ साथ ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया व इंडोनेशिया ने भाग लिया। अब इंडोनेशिया साथियों ये ब्रिक्स का हिस्सा नहीं, लेकिन इसने भी भाग लिया है। जबकि साझेदार देश के रूप में नाइजीरिया, बेलारूस और क्यूबा शामिल हुए हैं। क्यूबा मैं आपको बता दूं जो एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है साथियों, और ब्रिक्स को कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ माना जाता है। तो ऐसे में क्यूबा का साझेदार देश के रूप में शामिल होना एक कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा कूटनीतिक फेलियर भी माना जाएगा। और बेलारूस जो रूस का सबसे परम मित्र माना जाता है, जो सुख दुख में रूस के साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया साझेदार के रूप में इसमें शामिल हुआ। बात करें साथियों ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, पहले इसमें 4 ही देश थे। इसका नाम ब्रिक था, एस नहीं था। बाद में 2000 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ा।
साथियों, जैसा अब टोटल देश की जो संख्या थी उस समय 2010 में, वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को मिला के इनकी जो नाम निकल के आया, जैसा मैंने कहा कि ब्रिक्स था। लेकिन 2000 आगे साथियों 2023 में इसमें एक्सटेंशन किया गया, इसका नाम दिया गया ब्रिक्स एक्सटेंशन या ब्रिक्स प्लस, जिसमें ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरबिया, यूएई और अर्जेंटीना शामिल होने के बाद किए थे। लेकिन बाद में अमेरिकी दबाव के कारण अर्जेंटीना इससे अलग हो गया। तो इसलिए अगर मैं बात करूं कि ब्रिक्स के प्रमुख सम्मेलन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था ये 2009 में हुआ था। अब 2009 में क्यों हुआ था? हम सभी जानते हैं कि 2008 में आर्थिक मंदी आई थी और इस आर्थिक मंदी से किस तरह निपटा जाए, इसकी चर्चा करने के लिए 2009 में ब्रिक्स की पहली बैठक यकोतोरिन रसिया में संपन्न हुई थी। जबकि 2010 में दूसरी प्रमुख इसकी जो बैठक हुई वहाँ पर साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। 2012 में भारत में संपन्न हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन और 2014 में साथियों ब्रिक्स ने अपना एक खुद का बैंक बनाया, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। और जैसा कि मैंने बताया कि 2023 में ब्रिक्स प्लस की घोषणा की गई, जिसमें हमने आपको बताया कि इसमें ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरबिया, यूएई और ये 5 देश शामिल हुए, अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो साथियों ये था ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूज। साथियों सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का आखिरी जो प्रमुख सवाल है वो है चिनाब नदी ब्रिज। साथियों ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो किसी नदी पे बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल इसका इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया और कहा जाता है कि ये जो भूकंप है ये 9 पॉइंट के आसपास का जो भूकंप है उसे भी झेलने के लिए सक्षम है। साथियों ये एफिल टावर से भी ऊंचा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत अब बहुत ही समृद्धि की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चिनाब नदी पे जो ब्रिज बनाया गया है इस ब्रिज का नाम है आर्च ब्रिज साथियों। और ये केबल आधारित ब्रिज है, आप देखोगे तो एक तरीके से, और यहाँ से अब रेल लाइन जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है ये किन 2 स्टेशन के बीच में जुड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, एक है बक्कल, एक है कौरी। बक्कल और कौरी 2 रेलवे स्टेशन के बीच में ये ब्रिज बना है और यहाँ से आप देखोगे पहाड़ों के ऊपर से, चिनाब नदी के ऊपर से ये ब्रिज जा रहा है और इसे दिया गया है आर्च ब्रिज का नाम। और ये जम्मू कश्मीर के रियासी नामक जिला में स्थित है। और जैसा मैंने बताया कि एफिल टावर से भी ये ऊंचा है। ये एफिल टावर जो फ्रांस का एफिल टावर से जो पेरिस में स्थित है, ये उससे भी 29 मीटर ऊंचा है और 1486 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। साथियों प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत का भी जो ट्रेन है उसका भी वहाँ पर शुरुआत की, जो कटरा से श्रीनगर को जोड़ेगा। तो ये थी आज के अखबारों की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। सेशन पसंद आया साथी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।